नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना है कि नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी 2024 यानी समस्त भारत के छात्रों के मुकाबले अपनी तैयारी को आंकने के लिए हमारा बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट परीक्षा आयोजित कर रहा है और इस परीक्षा में आप 90% तक की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से हमारी इस संस्था से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को सरल बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप इस ऐप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करें और यह रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक होगा। उसके बाद यह बंद हो जाएगा और दोस्तों यह परीक्षा भी 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से अब आप लोग समय को ना गंवाते हुए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें। अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहे RISC-V से आप क्या समझते हैं? तो दिया गया है कि यह भूकंप जोखिम वाले जोन 5 के क्षेत्रों के लिए NDMA द्वारा विकसित एक आपदा प्रबंधन मॉड्यूल है। दूसरा है, यह निजी तौर पर विकसित एक स्वदेशी रॉकेट है जिसे जुलाई 2023 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तीसरा है, यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स कंप्यूटर मॉडल है। चौथा है, यह AI मॉडल है जिसके खिलाफ कई विशेषज्ञों ने इसके आगे के विकास को रोकने के लिए याचिका दायर की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह RISC-V जिसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी RISC-V, तो यह जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स कंप्यूटर मॉडल है। दोस्तों, RISC-V का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप्स के पास उत्पादों, उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों को विकसित करने के भरपूर अवसर हैं, जिसमें 10 रेस्टोरेंट जैसे वैश्विक कंपनियां सहयोग के लिए रुचि दिखा रही हैं। दोस्तों, इससे संबंधित यहां पर आप लोग देख सकते हैं, PIB में आई हुई खबर है कि RISC-V इज बिकमिंग ए ग्लोबल मूवमेंट इन विच इंडिया विल प्ले ए लीडिंग रोल, यानी भारत अब एक ग्लोबल मूवमेंट, वैश्विक आंदोलन बनता जा रहा है जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा, यानी इंडिया विल प्ले ए लीडिंग रोल। दोस्तों, टाइम एंड प्लेस फॉर RISC-V इज इंडिया एंड बेंगलुरु इज कैपिटल ऑफ RISC-V इनोवेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि RISC-V का समय और स्थान भारत और बेंगलुरु इस RISC-V नवाचार की राजधानी है। यह हमारे देश के जो IT सेक्टर के जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर का कहना है। तो दोस्तों, यह जो राजीव चंद्रशेखर जी हैं, यह एक खुद भी चिप डिजाइनर रहे हैं। दोस्तों, RISC-V एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA है जिसका नवाचारों के लिए तेजी से उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से तब जब इसके उभरते और तेजी से विकसित होने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों की बात आती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली कहा ही जाता है, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं? तो यहां पर पहला कथन दिया गया है, UNECOSOC के अंतर्गत आता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का यह एक सर्वोच्च निकाय है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसे UNECOSOC कहते हैं, का एक कार्यात्मक यह आयोग है। तो यह पहला कथन तो एकदम सत्य है। दूसरा है, इसमें दुनिया के सभी बसे हुए क्षेत्रों के सदस्यों की एक निश्चित संख्या
होती है। तो इसमें जो है आयोग में समान भौगोलिक वितरण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं और दोस्तों इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो यह तीनों कथन सत्य हैं, अतः सी इसका उत्तर होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि इंडिया इलेक्टेड टू यूएन स्टेट्स पैनल फॉर 4 ईयर टर्म, यानी 4 साल के लिए भारत फिर से चुना गया है। यानी भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत की विश्व संगठन के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय में यह 2 दशक बाद वापसी हुई है। और दोस्तों एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में एक अन्य सीट के लिए चुनाव में दक्षिण कोरिया ने चीन को पराजित किया। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना है। तो इस तरह से एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी की 2 सीट के लिए भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन थे, जिसमें भारत और दक्षिण कोरिया को चुना गया है। इससे पहले भारत 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था और देश 2 दशकों के अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में वापस आया है। तो इस तरह से भारत अब 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए इसे चुना गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत में कानूनी सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं? पहला है, इसे सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि मुफ्त कानूनी सहायता देश के सभी नागरिकों के लिए एक गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है। यानी संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और साथ साथ नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39A में भी समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि नालसा एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, वह उनकी फीस देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में नालसा यह कार्य करता है। तो यह दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है, भारत के विधि विद्यालयों के संघ ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ की सहायता से देश भर में कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए हैं। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ऐसे गांव के आकार के आधार पर सभी गांव या गांव के समूहों में कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करेगा, विशेष रूप से जहां लोगों को कानूनी सेवा संस्थानों तक पहुंच के लिए भौगोलिक, सामाजिक और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां दिया गया है कि गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ की सहायता से। यही कारण है कि तीसरा कथन असत्य हो जाता है, यानी केवल 2 कथन सही, अतः उत्तर बी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि लीगल एड क्लिनिक रिड्यूस्ड बाय 44% इन 2019 टू 21। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आ गई है। तो इसमें आम लोगों की न्याय तक पहुंचने के मामले में कर्नाटक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल रहा है, जबकि दूसरा स्थान तमिलनाडु को हासिल हुआ है। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार न्याय तक सुगम पहुंच प्रदान करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में 4 दक्षिणी भारत से हैं और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों की सूची में तीसरा स्थान तेलंगाना ने हासिल किया, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। दोस्तों 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम जो है, जिसकी राजधानी गंगटोक है, यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर त्रिपुरा है। जबकि 2020 में सिक्किम जहां दूसरे स्थान पर था, वहीं अरुणाचल प्रदेश 5वें स्थान पर था। तो यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। IGR 2022 के अनुसार देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 30% पद खाली हैं,
जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में आंकड़ा 22% का है। इसी तरह से अन्य आंकड़ों को भी आप लोग देखिएगा। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कितने देश फारस की खाड़ी के पड़ोस में अवस्थित हैं। यहां पर दिया गया है तुर्की, बहरीन, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और लेबनान। दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं यदि आपके पास मैप हो तो यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि केवल 3 देश, केवल 4 देश, केवल 5 देश या सभी देश। तो यहां पर 6 देशों को दिया गया है। तब ऐसे में आपको उत्तर बताना है। तो फारस की खाड़ी को घेरने वाले जो देश हैं उसमें बहरीन आता है, एकदम सही है। इराक आता है, यह भी सही है। इसी तरह से कतर आता है, ध्यान रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात भी आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहरीन, कतर, इराक और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश आ रहे हैं। तुर्की और लेबनान इसको स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसे में उत्तर बी होगा। अब देखो थोड़ा सा मैप में आइए, तो यहां पर आप देख सकते हैं फारस की खाड़ी है, तो ईरान है, यहां पर दिख रहा होगा, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है और यहां पर देख सकते हैं ये सऊदी अरब है, कुवैत भी है और इराक है। तो इसमें तुर्की और लेबनान नहीं दिख रहा है। दोस्तों इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ईरान नेम्स फर्स्ट इनवॉय टू यूनाइटेड अरब अमीरात सिंस 2016 एज गल्फ टाइज इंप्रूव। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक बार फिर से रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। यही कारण है कि ईरान ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत नियुक्त किया है। दोस्तों 2016 में तेहरान में यूनाइटेड अरब अमीरात दूतावास पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव हो गया था, लेकिन यह फिर से संबंधों की पुनर्बहाली करने के लिए तैयार है। अब बढ़ते हैं, 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पहला कथन है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों की पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो क्या यह दोनों कथन सत्य हैं? तो इसमें दोस्तों अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर डी होगा। ना तो एक भी सही है ना तो 2 ही सही है। तो आयन मंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयन मंडल क्या है कि 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच स्थित एक वैद्युत आवेशित परत है और यह परत परमाणुओं के आयनीकरण की विशेषता है। तो विद्युत आवेश के कारण पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इस परत पर वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। तो सूर्य से विकिरण के कारण तापमान फिर से ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है और ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। और यहां पे क्या कह रहा है कि ओजोन की उपस्थित रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती हैं। तो यही कारण है, देखिए यहां पर पहला कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों रेडियो तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो संचार प्रौद्योगिकियों जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन और रेडियो में उनके उपयोग के लिए जाना जाता है। तो रेडियो तरंगे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त प्रकाश से अधिक लंबी होती हैं और इनकी आवृत्ति 300 गीगाहर्ट्ज से कम 3 किलो हर्ट्ज और संगत तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। तो अब ऐसे में यहां पर देखिए दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है। तो अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे जीआई टैग की। तो यहां पर देख सकते हैं पीएम अपलॉड्स जीआई टैग फॉर लद्दाख्स वुड कार्विंग। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग प्राप्त होने के लिए इसकी सराहना की है। और दोस्तों इस उपलब्धि से लद्दाख की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं और भी इससे लोकप्रिय होंगी और इससे वहां के कारीगरों को काफी लाभ होगा। लद्दाख अगर देखा जाए तो वर्तमान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दोस्तों वो इस तरह से लद्दाख के हस्तशिल्पियों के लिए हस्तशिल्प संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से विश्व स्तर पर प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत भौगोलिक क्षेत्र विशेष के अनूठे उत्पादों के व्यापार क्षेत्र के लोगों को अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों को विशिष्ट भौगोलिक पहचान ने
की व्यवस्था है। इससे किसी अन्य क्षेत्र में उसी तरह के उत्पाद को क्षेत्र विशेष की जीआई टैग प्राप्त वस्तु के नाम पर नहीं बेच सकते। तो ऐसे में लद्दाख के कारीगरों के लिए यह बहुत ही अच्छी सूचना है। दोस्तों, जीआई टैग क्या है? एक नाम है, यह एक संकेत है जिसमें इसका उपयोग कृषि, मशीनरी उत्पादों, मिठाई आदि जैसे कुछ उत्पादों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है और दोस्तों 2003 से लागू हुआ और पहला जो उत्पाद था 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, यह जो भौगोलिक संकेतक होता है यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। और दोस्तों, यह बता दें कि अगले 10 वर्ष के बाद फिर इसे रिन्यू किया जा सकता है। तो इससे लाभ क्या होगा? तो यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे लद्दाख का नक्काशी, तो वहां के कारीगरों के लिए यह लाभप्रद होगा और इस तरह से उत्पादों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है। उसके तरह आप दूसरी जो है उसका नकली माल नहीं बेच सकते हैं। जीआई टैग किए गए माल के उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को यह बढ़ावा देता है। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि जो जीआई टैग है यह किस मंत्रालय के तहत आता है? और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हार्मुज जल संधि किन किन सागरों को जोड़ती है और किन स्थलों को अलग करती है? इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।